फ्रेंड्स, मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल GSK पॉइंट पर स्वागत करता हूँ। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 राजनीति विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भाग में हम लोगों ने भारत के प्रथम आम चुनाव में प्रतिभाग करने वाले विभिन्न दलों के बारे में चर्चा की थी। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय प्रथम आम चुनाव में प्रतिभाग करने वाले एक दल भारतीय जनसंघ के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई और इस दल की विचारधारा किस तरीके से अन्य दलों से अलग है, इस पर आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारतीय जनसंघ, जिसका चुनाव चिन्ह जो है एक जलता हुआ दीपक है, इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को हुई। भारतीय जनसंघ की स्थापना करने का जो श्रेय है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके साथियों को जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष और पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसके पहले महासचिव रहे। भारतीय जनसंघ की जड़ें आजादी से पहले से ही सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक और हिंदू महासभा में पाई जाती है। आरएसएस को भारतीय जनसंघ और जो इसी के एक भाग के रूप में वर्तमान में स्थापित है भारतीय जनता पार्टी, उनकी मातृ संस्था के रूप में देखा जाता है। भारतीय जनसंघ को जानने से पूर्व हम आरएसएस के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। आरएसएस, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना 1925 में नागपुर में हुई। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार इसके पहले संस्थापक माने जाते हैं। इनको इसकी स्थापना का श्रेय जाता है। इस संगठन की जो स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था कि हिंदू समाज को जाति विहीन समाज के रूप में संगठित करना, इसमें राष्ट्रभक्ति को उद्दीप्त करना और हिंदू को धर्म, संस्कृति, मान मर्यादा की रक्षा के लिए सामर्थ्यवान बनाना। तो इस तरीके से आरएसएस एक हिंदूवादी संगठन है जो हिंदू को अधिक सामर्थ्यवान बनाने, उनको संगठित करने के उद्देश्य को लेकर यह संगठन स्थापित किया गया। आरएसएस मुख्यतः यह एक गैर राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना का उद्देश्य एक सामाजिक संगठन के रूप में इसको स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था, किंतु इसकी स्थापना के पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी थे। वे अपनी विचारधारा और संगठन को जो है राजनीतिक समर्थन चाहते थे। तो कहीं न कहीं इस जो यह संगठन था, उसको यह लगता था कि यदि हमें अपने समाज सेवा का दायरा, हिंदुओं को जो है संगठित करना है, हिंदू की मान मर्यादा और उनको संगठित कर उनको अधिक सामर्थ्यवान बनाना है, तो इसके लिए जो है राजनीतिक समर्थन की भी हमें कहीं न कहीं आवश्यकता होगी। यह इस संगठन का विचार था। आजादी के बाद जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो आरएसएस पर, जो एक हिंदूवादी संगठन था, उस पर महात्मा गांधी की हत्या को लेकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस समय आरएसएस को यह महसूस हुआ कि कहीं न कहीं हमें यदि अपनी सामाजिक और गैर राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाना है, अपने सांस्कृतिक संगठन को मजबूत करना है, तो हमें कहीं न कहीं राजनीतिक जो है समर्थन की आवश्यकता महसूस होगी। कहीं न कहीं हमारा किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव होना चाहिए। तो आज़ादी के बाद जो उस समय के जो आरएसएस के कर्ता धर्ता थे, गुरु गोवलकर के द्वारा कांग्रेस से जो है समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया गया और गोवलकर और कांग्रेस के बीच राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए बातचीत शुरू हुई। वे कांग्रेस, जो एक राजनीतिक संगठन था, और आरएसएस, जो एक सांस्कृतिक संगठन था, उसके बीच में गठबंधन करना चाहते थे और उनको यह लगता था कि कहीं न कहीं यदि हमें अपने सामाजिक और सांस्कृतिक जो हमारी एक विचारधारा है उसको यदि पोषित करना है, उसको मजबूत करना है, उसका प्रसार करना है, तो हमें कहीं न कहीं राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता महसूस होगी। तो इसके कारण जो है कांग्रेस और आरएसएस के बीच आज़ादी के बाद
गठबंधन के लिए प्रयास हुए। सरदार पटेल का झुकाव इस ओर था। सरदार पटेल यह निश्चित रूप से ये चाहते थे कि आरएसएस और जो कांग्रेस है उसके बीच एक सहमति बने, किंतु नेहरू जी इसके पक्ष में नहीं थे। नेहरू जी यह नहीं चाहते थे कि आरएसएस के साथ हमारा किसी तरीके का गठबंधन हो। तो इसके कारण यह जो वार्ता है यह हम कह सकते हैं कि सहमति में बदल नहीं पाई और यह गठबंधन कायम नहीं हो पाया। तो इस घटना के बाद जब नेहरू जी के द्वारा इसका विरोध किया गया इस गठबंधन का, तो इसके बाद कांग्रेस के विकल्प के रूप में आरएसएस के द्वारा खोज शुरू की गई। इसी दौर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने नेहरू जी के मंत्रिमंडल में हाल ही में त्यागपत्र दिया था, तो त्यागपत्र के पश्चात गोवलकर और डॉक्टर मुखर्जी के बीच में बातचीत हुई और बातचीत के माध्यम से इस बात पर सहमति बनी कि आरएसएस के सहयोग और उनके समर्थन पर जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक नए दल का निर्माण करेंगे। और इसी की परिणति रही कि भारतीय जनसंघ अस्तित्व में आया और 1951 में आरएसएस और हिंदू महासभा से समर्थित हम कह सकते हैं कि एक राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल अस्तित्व में आया जिसको हम भारतीय जनसंघ के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से इन दोनों ही दलों, आरएसएस जो संगठन था एक सामाजिक और गैर राजनीतिक संगठन, और जनसंघ के बीच में इस बात पर भी सहमति बनी कि दोनों ही जो संगठन है वो अपने अपने हित के लिए कार्य करेंगे और जो भी वो अपने संगठन और अपनी पार्टी के लिए उचित समझेंगे निर्णय लेने के लिए दोनों स्वतंत्र होंगे। तो इस तरीके से एक सहमति के बाद जहां भारतीय जनसंघ ने राजनीति का रास्ता चुना, एक राजनीतिक दल के रूप में अस्तित्व आया और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया कि वो अपने आप को एक गैर राजनीतिक जो है संगठन बनाए रखेगा, जो हिंदुओं को संगठित करने और उनको सामर्थ्यवान बनाने के लिए प्रयास करेगा। तो इन स्थितियों में भारतीय जनसंघ अस्तित्व में आया। भारतीय जनसंघ जिसकी स्थापना के कुछ मुख्य उद्देश्य थे, कुछ उसके जो है महत्वपूर्ण विचार थे, इस पार्टी की कुछ महत्वपूर्ण विचारधारा थी। यह पार्टी जो है भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर भारत का निर्माण करना इस पार्टी का एक मुख्य उद्देश्य, मुख्य विचारधारा इस पार्टी की थी। तो भारतीय जनसंघ जो हमारी एक प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा रही है, जो हमारी एक अलग पहचान जो है सदियों से रही है, उसका पुनर्जागरण कर उसमें जो अच्छाइयाँ हैं उनको जो है मजबूत किया जाए, जो हमारी अलग पहचान है उसको मजबूत किया जाए। हम अपनी परंपराओं और अपने मूल्यों से अलग ना हो, बल्कि उनको आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बनाकर जो है एक मजबूत भारत का निर्माण किया जाए। यह इस भारतीय जनसंघ पार्टी का उद्देश्य था। एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार, यह जो भारतीय जनसंघ था वो एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार का समर्थन करता था। उसका मानना था कि भारत जो है एक प्राचीन राष्ट्र है, इसकी अपनी एक अनूठी संस्कृति है और जो है एक अलग पहचान इस राष्ट्र की है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य जो है इस संस्कृति को पोषित करना, इसको पल्लवित करना और इसकी सुरक्षा करना हमारा उद्देश्य है, ताकि इस संस्कृति को पूरे देश में राष्ट्र संस्कृति के रूप में आगे बढ़ाया जा सके। यह इसका विचार था। अगला जो मुख्य विचारधारा इसकी थी कि यह पार्टी जो है भारत और पाकिस्तान को एक अखंड मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहती थी। तो भारतीय जनसंघ जिसका मानना था कि जो पाकिस्तान का जो हिस्सा है वह अखंड भारत का एक हिस्सा है, यह भारत से अलग नहीं रह सकता है, क्योंकि यह हमारे जो प्राचीन जो भारतीय, हम कह सकते हैं कि भारत खंड का जो हिस्सा रहा है, भारत भूमि का जो हिस्सा रहा है, इसको एक किया जाए और एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए। यह इस पार्टी की विचारधारा थी। अगला, अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्षकार ये रहे कि भारतीय जनसंघ का मानना था कि यदि हमें उन्नति करनी है, तरक्की करनी है, तो यह हम जो है अपनी जो मातृभाषा है, जो अपनी मूल भाषा है, उसको लेकर ही जो है हम
तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। हम अंग्रेजों की थोपी हुई भाषा को राजभाषा बनाकर जो है विकास नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो जो है अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्षकार थे। भारत का शक्तिशाली और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में विकसित करना चाहते थे। भारतीय जनसंघ जो चाहता था कि भारत एक शक्तिशाली और सैन्य शक्ति से आप कह सकते हैं कि पारंगत राष्ट्र बने, एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में यह स्थापित हो। यह भारतीय जनसंघ का विचार था। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ और उस युद्ध में भारत की हार हुई, तो उस समय भी भारतीय जनसंघ के द्वारा निरंतर यह मांग की गई कि भारत को परमाणु परीक्षण करना चाहिए और अपनी शक्ति को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में वह भारत को देखना चाहते थे। अगला, धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध। भारतीय जनसंघ का मानना था कि भारत में किसी भी जो वर्ग को हम कह सकते हैं कि जो चाहे वो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हो या सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक हो, किसी तरीके से किसी भी वर्ग को रियायत नहीं देनी चाहिए, बल्कि सबके लिए एक प्रकार के नियम होने चाहिए। यह इस जो पार्टी थी भारतीय जनसंघ, उसकी विचारधारा थी। तो कुछ हम कह सकते हैं कि जो अन्य दलों से भारतीय जनसंघ निश्चित रूप से एक अलग विचारधारा रखता था, जो स्पष्ट रूप से कुछ निश्चित विचारधाराओं के आधार पर यह दल बना हुआ था। भारतीय जो आज़ादी के बाद हम कह सकते हैं कि इस दल के द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई की गई थी। 1952 में जो प्रथम चुनाव हुए, उस चुनाव में यह दल जो है केवल 3 सीटें लोकसभा में प्राप्त कर सका और 93 सीटों पर यह इस दल ने चुनाव लड़ा। उस समय यह दल एक नए दल के रूप में स्थापित हुआ था। तो इस तरीके से इस दल के द्वारा हम कह सकते हैं कि प्रथम चुनाव में जो एक तरीके से कमजोर शुरुआत इस दल के द्वारा की गई थी। इसके बाद 1957 में यह दल 4 सीटों पर इस दल ने विजय प्राप्त की और 46 सीटें जो है इस दल के द्वारा विधानसभा में प्राप्त की गई। तो इस तरीके से द्वितीय जो आम चुनाव हुए उसमें इस दल ने अपनी भूमिका और अपनी सीटों को बढ़ाने का काम किया। इस दल का जो है उत्तर भारत के बहुत से राज्यों में यह दल मजबूती के साथ आगे बढ़ने लगा। 1962 के चुनाव में भी इस दल के द्वारा 14 सीटें प्राप्त की गई। तो इस तरीके से निरंतर इस दल की जो हम कह सकते हैं कि सीटों में वृद्धि हुई और इस दल का प्रसार निरंतर बढ़ते गया। 1962 के युद्ध में इस दल के द्वारा सरकार की भूमिका की आलोचना की गई। इसका मानना था कि भारत सरकार के द्वारा चीन का मजबूती के साथ, जो भारत चीन युद्ध हुआ उसमें मजबूती के साथ चीन का विरोध नहीं किया गया और बहुत से ऐसे निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिए गए जिसके कारण जो है चीन से भारत की हार हुई। तो इस युद्ध में भारतीय जनसंघ के द्वारा चीन की आलोचना की गई और इस दौर में जो अगला आम चुनाव हुआ 1967 में, इस चुनाव में भारतीय जनसंघ के द्वारा 35 सीटें प्राप्त की गई। इसके बाद 1971 में यह दल जो है 22 सीटों पर लोकसभा की सीटों पर इस दल ने विजय प्राप्त की। 1975 में लगे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने भारतीय जनसंघ के बहुत से नेताओं को जेल में डाल दिया और इसके पश्चात इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करने के लिए भारतीय जनसंघ का विलय जो जनता पार्टी में हो गया, जो महागठबंधन बना 1977 में जो चुनाव हुए। तो इस तरीके से भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ। 1980 में चुनाव के बाद जब 1977 के चुनाव में जो भारतीय जनसंघ बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं जो जनता पार्टी बनी, उस
जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ की जो विचारधारा थी और जो इसके नेतृत्व करता थे, वह कहीं न कहीं अपनी विचारधारा का प्रसार करने में, आम जनता में ले जाने में असफल रहे। कहीं न कहीं इनको, भारतीय जनसंघ के नेताओं को एक दोयम दर्जे का नेता उस समय इसमें समझा गया। और 1980 में चुनाव के हार के बाद जो भारतीय जनसंघ के नेताओं की जो दोहरी सदस्यता थी, एक और वो भारतीय जनसंघ के सदस्य थे, वही आरएसएस के साथ भी उनका जुड़ाव रहता था। तो इस दोहरे मुद्दे दोहरी सदस्यता के मुद्दे के कारण भारतीय जनसंघ के नेताओं पर दोहरी सदस्यता छोड़ने का दबाव डाला गया, और जिसका परिणाम रहा कि भारतीय जनसंघ जनता पार्टी से बाहर हो गया, और इस तरीके से यह दल जो है विघटित हो गया। किंतु इस दल से अलग हुए जो नेता थे, जनता पार्टी से जो जनसंघ के नेता अलग हुए, उनके द्वारा 6 अप्रैल 1980 को कोटला, दिल्ली में जनसंघ को विघटित कर एक नए दल के रूप में, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, बीजेपी के नाम से जिसको जानते हैं, इस नए दल का गठन किया गया। और जनसंघ के अधिकांश जो नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए, जिसमें मुख्य तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और बलराज माधव जैसे जो नेता थे, उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक नए दल का गठन किया गया। तो इस तरीके से भारतीय जनसंघ, जिसके प्रमुख नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज माधव और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे जो नेता थे, इस दल से जुड़े हुए थे। और इस दल की जो विचारधारा थी, जिसमें मुख्य तौर पर एक राष्ट्र एक संस्कृति का जो विचार था, अखंड भारत के निर्माण की बात थी, हिंदी को राजभाषा बनाने और भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न और सैन्य शक्ति से संपन्न राष्ट्र बनाने का जो मुख्य रूप से समर्थन इस दल के द्वारा किया गया। तो इस तरीके से आज के इस कक्षा में हम लोगों ने भारतीय जनसंघ और उसकी विचारधारा के बारे में चर्चा की, और उसका किस तरीके का प्रदर्शन